नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। ओवैसी एंड गैंग का पर्दाफाश। नागपुर में दंगाई भीड़ पर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है आज आपको दिखाऊं। दंगा भड़काने से लेकर महिला पुलिसकर्मी और हिंदुओं को निशाने पर लेने तक हर राज कैसे खुल गया है यह भी दिखाऊंगा। कौन है दंगों का मास्टरमाइंड फहीम खान। पुलिस की एफआईआर में जो शॉकिंग खुलासे हुए हैं उसका चैप्टर खोलूंगा। और बजरंग दल और वीएचपी पर सारा आरोप लगाकर दंगाइयों को बचाने वाले नेता आज एक्सपोज होंगे। इसके अलावा बिहार चुनाव के पहले नीतीश नहीं पूरा खेल पलट गया। लालू तेजस्वी सब जेल जाएंगे क्या। ईडी ऑफिस में लालू यादव के साथ आज ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। बिहार में कांग्रेस का वो प्लान जो लालू तेजस्वी का केजरीवाल वाला हाल कर देगा क्या, आज इसका चैप्टर भी होगा। इसके अलावा किसान आंदोलन पर अचानक तगड़ा एक्शन, क्या बड़ा बवाल होने वाला है। पीएम मोदी ने ऐसा डोज दिया कि पाकिस्तानी फौज का जनरल मिमियाने लगा है। मोदी ट्रंप का वो प्लान जिससे खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हालत टाइट हो गई है। 9 महीने से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स लौट आई, लेकिन उसके पहले क्या कमाल हुआ और सुनीता विलियम्स के धरती पर आने तक की वो डिटेल जो आपको भी हैरान करेगी, आज इसका चैप्टर भी होगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। इस बार सत्येंद्र जैन पर 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में रिश्वत लेने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक कंपनी का 16 करोड़ का जुर्माना माफ करने के लिए सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ की घूस ली। पंजाब में हिमाचल की बसों में तोड़फोड़ के बाद हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो हिमाचल की बसेस को पंजाब नहीं भेजें। इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने भगवंत मान से फोन पर बात भी की है। भगवंत मान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और हिमाचल प्रदेश की बसेस को सुरक्षा देने की बात भी कही। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चल सकता है। पूरा मामला बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का है। इस मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर अब तक अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे सके हैं वो, और अब इसकी जांच के लिए एसडीएम ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। आज काशीपुर में 12 और सितारगंज में 3 मदरसे सील किए गए। धामी सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड से रजिस्टर न होने वाले मदरसों को सील किया जा रहा है। अभी तक उत्तराखंड में करीब 70 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ जब लंदन से लौटा तो उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े किए और उसे ड्रम में छिपा दिया। लेकिन 12 दिन बाद हत्या का खुलासा हो गया। आरोपी मुस्कान के माता पिता ने अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। जन अधिकार यात्रा के दौरान संजय निषाद ने कहा कि 7 दरोगा के हाथ पैर तोड़वाकर उन्हें गड्ढे में फेंकवाकर तब मैं यहां पहुंचा हूं। इसके साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि जो दरोगा किसी भी निषाद भाई को फर्जी के मामले में फंसाने की कोशिश करेगा उसे जेल भिजवा दूंगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन है पाठशाला की पहली क्लास। ओवैसी एंड गैंग का पर्दाफाश। नागपुर में दंगाई भीड़ पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया। दंगा भड़काने से लेकर महिला पुलिसकर्मी और हिंदुओं को निशाने पर लेने तक हर राज कैसे खुलता चला गया। कौन है दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा फहीम खान। पुलिस के एफआईआर में कौन से शॉकिंग खुलासे हुए हैं। बजरंग दल और वीएचपी पर सारा आरोप लगाकर दंगाइयों को बचाने वाले नेता आज पूरी तरह एक्सपोज होंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में भाई, नागपुर हो, संभल हो, इंदौर हो, बहराइच हो, जब भी कोई हिंसा होती है तो हमारे यहां यह कह दिया जाता है कि डीजे बज रहा था इसलिए लोग भड़क गए। कभी कह दिया जाता है मस्जिद में सुतली बम फेंक दिया इसलिए हिंसा हो गई। कभी कह दिया जाता है कि धार्मिक कपड़े को जला दिया इसलिए हिंसा हो गई। कभी कह दिया जाता है कि धार्मिक झंडा उतार दिया इसलिए हिंसा हो गई। कभी कह दिया जाता है कि सर्वे करने टीम आ गई, पारा हाई हो गया तो हिंसा हो गई। कभी किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया तो उसका गला रेत दिया। बॉस क्या ही हिसाब बैठा हुआ है। हर बार ये सब हिंसा करने की बहानेबाजी साबित होती है ये चीजें। यही बात नागपुर की हिंसा में भी सामने आ गई है।
नागपुर हिंसा को लेकर इंडी गठबंधन और ओवैसी एंड कंपनी जैसे लोग कह रहे थे कि धार्मिक कपड़े को जलाने की वजह से हिंसा हुई। यही सुन रहे थे ना आप कल से कि धार्मिक कपड़ा जल गया इसलिए गुस्सा आ गया और आग लगा दी। हालांकि उनकी यह बात 24 घंटे के अंदर झूठी साबित हो गई। इनका झूठ पकड़ा गया क्योंकि ये लोग नागपुर हिंसा की जो वजह बता रहे थे वो वजह ही गलत निकली। नागपुर हिंसा को लेकर दावा यह था कि वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिस हरे कपड़े पर औरंगजेब का पुतला जलाया उस कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी थी, जिस वजह से धार्मिक भावनाएं भड़क गई। लेकिन जब जांच हुई है तो उसमें सामने आया है कि जिस हरे कपड़े की बात की जा रही है उस पर कुरान की आयतें नहीं लिखी हुई थी। और यह बात खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरी जिम्मेदारी के साथ विधानसभा में बताई। सीएम फडणवीस के इस नए खुलासे पर कैसे हंगामा मच गया, नागपुर हिंसा को लेकर और क्या क्या नए विस्फोटक खुलासे हुए हैं, ये सब आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए नागपुर हिंसा को लेकर कैसा माहौल बनाया जा रहा है। जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है। आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले, त्यांना कबरीतनं खोदून काढू, सोडणार नाही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी बात यह कह दी कि भाई जिस हरी चादर को आग लगाई गई क्योंकि सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा था, वहां एक सांकेतिक कब्र बनाई गई, उस पर एक हरा चादर रखा गया और उसको जलाया गया प्रदर्शन के नाम पर। अफवाह उड़ा दी गई भाई कि भाई उसमें कुरान की आयतें लिखी थी और उसको जला दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उस चादर पर कोई कुरान की आयत नहीं लिखी हुई। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बातें हवा में नहीं कही, विधानसभा में बोलते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार ने प्रदर्शन में इस्तेमाल हरी चादर को वेरीफाई कराया। उस चादर पर आयतें लिखी ही हुई नहीं थी, सरकार ने मैग्नीफाई करके जांच कराई है। इसके बावजूद इस तरह की अफवाह फैलाई। फडणवीस आज विधानसभा में नागपुर हिंसा को लेकर फायर हो गए। फडणवीस ने यहां तक कह दिया कि पुलिस वालों पर जिन्होंने हमला किया है उन्हें कब्र से भी खोद कर लाएंगे। सुनिए एक बार फडणवीस को। जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही ती घडलेली आहे। पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना, उन्होंने नागपुर हिंसा का असली सच बता दिया कि चादर पर कोई धार्मिक बात नहीं लिखी हुई। लेकिन अब सुनिए कल असदुद्दीन ओवैसी, ये भाई साहब देश के सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी नागपुर हिंसा पर क्या कह रहे थे। ओवैसी यही थ्योरी बता रहे थे कि कुरान की आयतें वाला कपड़ा जला और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए पब्लिक को गुस्सा आ गया। फिर एक लाइन जोड़ दिए कि अरे जो हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन पब्लिक के गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने भी झूठ बोला कि वहां आयतें लिखी हुई थी कुरान की, इसलिए यह सब हुआ। एक बार ओवैसी का वो बयान आपको याद दिलाता हूं, सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि अगर धार्मिक कपड़े को नहीं जलाया गया तो फिर नागपुर में हिंसा भड़की कैसे, उसकी असल वजह जांच में क्या निकल गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया।
और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए, देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। मतलब आप देखिए कितनी आसानी से झूठ बोल दिया भाई, पूरी भीड़ को जस्टिफाई कर दिया एक तरीके से कि भाई ऐसी चीज हुई तो गुस्सा आ गया। गुस्सा आने का मतलब यह नहीं है कि जब गुस्सा आया पत्थर चला दिए, जब गुस्सा आया शहर जला दिए, किसी दिन देश जला दोगे क्या। लेकिन जो गुस्से की वजह भी बताई गई वो भी झूठी निकली। नागपुर हिंसा को लेकर कल से ओवैसी जैसे नेता ये माहौल बना रहे थे कि भाई ये भीड़ तो अचानक इसलिए भड़क गई क्योंकि धार्मिक कपड़े को जलाया गया। लेकिन 17 मार्च के बाद का जो नया वीडियो अब हाथ लगा है उसमें साफ पता चल रहा है कि मामला धार्मिक कपड़े को जलाने का था ही नहीं। गुस्सा तो औरंगजेब को लेकर था। शायद मैसेज देना था मोदी को, आरएसएस को कि देखो मुसलमान सड़क पर उतरकर क्या कर सकता है। आप देखिए 17 मार्च की दोपहर को नागपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर जो भीड़ जुटी थी वो कैसे औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगा रही है। सुनिए एक बार इस भीड़ को। औरंगजेब आलमगीर, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। म्यूजिक बज जाए, डीजे बज जाए, कोई जीत का जश्न मनाते हुए गुजर जाए सामने से तो इनका पारा हाई हो जाता है। और आप सोचिए वहां पर उन लोगों का पारा कितना हाई हो रहा होगा, उन हिंदुओं का जिनके छत्रपति संभाजी महाराज का क्रूरता से कत्ल किया था इस औरंगजेब ने। उनका पारा नहीं आ रहा, हाई हो रहा होगा कि उस औरंगजेब के जयकारे लग रहे हैं। लेकिन किसी ने जलाया क्या, तोड़फोड़ की क्या, आगजनी की क्या, पत्थर चलाया क्या तुम पर। यह तो सिर्फ एक वीडियो है, ऐसे कई वीडियो हैं जो नागपुर पुलिस के हाथ लगे जिन्हें खंगालकर पुलिस साजिश का एक एक सच सामने ला रही है। नागपुर हिंसा की अब तक जांच में 5 बड़े खुलासे हुए। खुलासा नंबर 1, एफआईआर में खुलासा यह हुआ कि भीड़ ने निशाने पर हिंदुओं और पुलिस दोनों को लिया। खुलासा नंबर 2, दंगाइयों की भीड़ ने महिला पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया, उनसे अभद्रता की, अश्लील इशारे किए। खुलासा नंबर 3, हिंसा करने वाली भीड़ ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर घातक हथियार और पत्थरों से हमला किया। खुलासा नंबर 4, नागपुर में हुए पथराव का पैटर्न कश्मीर की स्टोन पेल्टिंग की तरह नजर आ रहा है। खुलासा नंबर 5, हिंसा का सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया। नागपुर हिंसा पर हुए एक एक खुलासे की पूरी डिटेल अब आपके सामने रखना शुरू करता हूं। सबसे पहले बात नागपुर को जलाने वाले मास्टरमाइंड कहे जा रहे उस शख्स की जिसका नाम पुलिस की एफआईआर में सामने आया। इसका नाम है फहीम खान, जो खुद को नेता बताता है। उस पर शक की सुई टिक गई है कि वो हिंसा का मास्टरमाइंड है, क्योंकि हिंसा वाले दिन यानी 17 मार्च को फहीम खान की एक्टिविटी संदेह के घेरे में। 17 मार्च को जब यह अफवाह फैली कि धार्मिक शब्द लिखे कपड़े को जलाया गया तो बड़ी संख्या में मुसलमान गणेश पेट पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए। फहीम खान अपने साथ 50-60 लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन के बाहर औरंगजेब को महान बताते हुए नारेबाजी की गई। गणेश पेट पुलिस स्टेशन के बाहर फहीम खान ने पुलिस पर एक तरफा एक्शन लेने का आरोप लगाया। कह दिया कि अब मुसलमान अपने हक के लिए खुद आवाज उठाएगा। सुनिए फहीम खान ने क्या कहा। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना ये कहाँ की बात हुई। वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया। डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। ये सुना आपने, दिन में ही ये बोल के गया था कि ये कौम अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेगी। भाई पुलिस को तुमने दिया लिख के, पुलिस क्या करे, वो निकले बाहर एनकाउंटर कर दे क्या, जांच ना करे कि तुमने जो लिख के दिया वो क्या है। और अभी जांच में यही निकल के आया ना कि धार्मिक चादर थी भी नहीं, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई नहीं थी। लेकिन भाई को माहौल बनाना था, उसने बना दिया। जिस घटना से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई कहा जा रहा है, उसकी शिकायत पुलिस में करा भी दी गई थी।
उसके बाद भी पुलिस स्टेशन पर भड़काऊ नारेबाजी हुई। फहीम खान अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा। इतना ही नहीं, शाम को फहीम खान नागपुर के शिवाजी चौक पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। शिवाजी महाराज चौक पर पहले से 500-600 लोग जमा हो चुके थे। वहां भी पुलिस के साथ फहीम खान की बहसबाजी हुई। शिवाजी चौक पर फहीम खान और पुलिस की बहस के वीडियो उसके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर वायरल करने शुरू किए। वीडियो में लिखा था कि भगवा आतंकवाद बजरंग के खिलाफ एमडीपी मैदान में है। यानी पहले पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा और नारेबाजी और उसके बाद शिवाजी चौक पर हंगामा और उसके वीडियो को वायरल करना। यह थी क्रोनोलॉजी। क्या फहीम खान चाहता था कि हिंसा भड़के? किसके इशारे पर वो ये काम कर रहा था? इन सब की जांच अब पुलिस कर रही है। यानी नागपुर हिंसा की साजिश के तार फहीम खान तक पहुंचते दिख रहे हैं। पुलिस ने फहीम खान को गिरफ्तार भी कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 21 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया। अब फहीम खान से पुलिस सारे जवाब हासिल करेगी। आप यह भी देखिए कि फहीम खान है कौन। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष है। 2024 में फहीम खान ने नागपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। फहीम खान ने नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। फहीम खान का नाम नागपुर हिंसा की एफआईआर में भी दर्ज है। फहीम खान पर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। फहीम खान भीड़ को जमा करने और हथियार लहराने का आरोप झेल रहा है। आरोपी फहीम खान पुलिस की गिरफ्त में। हिंसा के दिन फहीम खान और बाकी आरोपियों ने कैसे हिंसा भड़काई, उसकी पूरी डिटेल एफआईआर में। नागपुर हिंसा से जुड़ी एफआईआर के मुताबिक हिंसा करने वाली भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी की। कैसी कैसी नारेबाजी हुई आपको दिखाता हूं। एफआईआर के मुताबिक नारे लग रहे थे कि अभी पुलिस को दिखाते हैं इनको और किसी भी हिंदू को छोड़ने का नहीं है। अब पुलिस दिखाई दे रही है, हमें इन्हें और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं है। ये वहां पर नारे लग रहे थे। तुम हिंदू समाज के पुलिस हो और तुमने जानबूझकर हमारे धर्म की चादर जलाने में मदद की। ये भी वहां पर लोगों ने भड़काने के लिए कहा। ये एफआईआर में और भी बड़े बड़े खुलासे किए गए। बताया गया कि कैसे देखते ही देखते कुछ लोगों की भीड़ बड़े समूह में बदल गई। एफआईआर के मुताबिक एमडीपी नेता फहीम खान ने थाने पर 50 से 60 लोगों की भीड़ जुटाई। दोपहर में केस दर्ज करने के बावजूद शाम को हिंसा हुई। 50-60 लोगों की भीड़ 400-500 में बदल गई। भीड़ के पास कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियां, खतरनाक हथियार थे। इलाके में आतंक फैलाने के इरादे से घातक हथियार लहराए गए। जान से मारने की नीयत से पुलिस पर घातक हथियार से हमला हुआ। पुलिस कर्मियों को रोकने के लिए उन पर पेट्रोल बम तक फेंके गए। नागपुर हिंसा में यह भी खुलासा हुआ है कि दंगाइयों ने जानबूझकर महिला पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया। एफआईआर के मुताबिक अंधेरे का फायदा उठाकर आरसीपी दस्ते की महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील हरकतें हुई। उनकी वर्दी और शरीर को गंदी नीयत से छुआ गया। इसके अलावा दंगाइयों की भीड़ ने महिला पुलिसकर्मियों को अश्लील इशारे किए, भद्दे भद्दे कमेंट किए। यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? महिला पुलिसकर्मी के साथ यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? तब अपने धर्म का ख्याल नहीं आ रहा था? यह सारा खुलासा पुलिस के एफआईआर से हुआ है। यानी पहले से प्लानिंग बनाकर भीड़ इकट्ठा करके नागपुर में हिंसा भड़काई गई। यह बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। पुलिस और वो भी महिला पुलिस पर हुए हमले से महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री भी कह रहे हैं कि यह हरकत करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को, जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। 17 मार्च की रात को नागपुर में जो बवाल मचा, उसमें दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों को भी टारगेट किया। घरों में बंद महिलाओं को भी डराया धमकाया। आप सुनिए हिंसा की पीड़ित महिलाएं खुद क्या बता रही हैं कैमरे पर। लोगों ने ये सब चीजें फेंक फेंक के हमारे दरवाजे में इसमें हमारे डाल दिए थे। तोड़ डाले, पत्थर डाले, कुंडियां, ये जो गमले जितने थे ये हमारी खिड़कियां तोड़ दी इन लोगों ने पूरे। हाँ, तो ये वहाँ तो कॉम्प्रेसर के ऊपर वगैरह देखिए पत्थर मारे हुए हैं सब। अच्छा, घर में कोई नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा डर गए थे। बिल्कुल। तो ऐसा फिर दरवाजा हमने बंद कर लिया। बहुत ही हादसा हुआ उस दिन। ऐसा घर में नहीं घुसे वो लोग, नहीं तो क्या कैसा। नागपुर में 17 मार्च को हिंसा हुई, लेकिन कल फिर से माहौल खराब करने की कोशिश हुई। सोचिए, इतना होने के बाद नागपुर के खदान रोड पर कल स्थानीय लोगों ने दंगों के एक आरोपी को पहचान लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा आरोपी कल इसी बस्ती में आया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। ये तो वही लग रहा है। आरोपी 17 मार्च को 8 लोगों के ग्रुप के साथ लाठी डंडे लेकर बस्ती में आया था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि आरोपी ने हरे रंग की शर्ट पहनी थी और वही शर्ट पहनकर वो कल फिर से बस्ती में आया था। तो सीसीटीवी के आधार पर लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया कि ये वही है, देखो वही है। आरोपी को लोगों ने पकड़ तो लिया,
लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि वहां पर 200-250 लोगों की भीड़ जमा हो गई, आरोपी को पकड़ते ही 200-250 लोगों की भीड़ आ गई भाई। इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया। 10 मिनट में पुलिस आई और आरोपी को अपने साथ ले गई। मतलब आप देखिए कि आरोपी को लोगों ने पकड़ा तो उस पर भी हंगामा करने के लिए 200-250 लोगों की भीड़ आ गई। आरोपी को पकड़ने के बाद क्या हुआ, वहां की पब्लिक खुद बता रही है, सुनिए। रिकॉर्डिंग देख रहे थे सब मोबाइल में जो दंगों की चालू है, उसके अंदर एक लड़के की पहचान हुई जो कलर की शर्ट दंगे में पहना था, वो भी कल पहना था। तो उसको पकड़ने के बाद उसको रखे, तो यहाँ थोड़ा सा तनाव हुआ तो पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वाले आए, 10-15 मिनट में उनको पुलिस वालों के हैंडओवर हमने कर दिए। उन 8 लड़कों में से एक लड़का ये बस्ती में ही एक दुकान है जिसमें आया हुआ है। दुकान वाले से बोला कि इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, लेकिन उस झंझट में यहाँ पे अराउंड 200-250 लोगों का मजमा जमा हो गया और तब पुलिस आई और पुलिस ने वो लड़के को लेकर चले गई। नागपुर हिंसा से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। नागपुर में कश्मीर पैटर्न का इस्तेमाल हुआ था। महाराष्ट्र गृह विभाग के मुताबिक नागपुर में पथराव का पैटर्न कश्मीर के पथराव जैसा लग रहा है। 4 घंटे के अंदर लोगों को मैसेज भेजकर मोबिलाइज किया गया। हमले के लिए आसपास के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। आम लोगों के साथ पुलिस को वैसे ही टारगेट किया गया जैसे कश्मीर में किया जाता था सुरक्षा बलों। इसलिए पुलिस और एजेंसियां कश्मीर स्टोन पेल्टिंग पैटर्न के एंगल से भी जांच कर रही हैं। क्या नागपुर में हिंसा भड़काने के पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। नागपुर से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में और क्या शॉकिंग खुलासे हुए हैं और कैसे इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी कुछ नेता इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। टाइम्स ऑन भारत की इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि जो एफआईआर है उसके अंदर भी पुलिस को यह जांच करने पर पता चला कि जो पथराव किए गए थे वो पत्थर इस नाम से खरीदे गए थे कि अब यहाँ पर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन होना है। गांधी द्वार पर मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर जहाँ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन लिया, उसी के बाद से वहाँ पर जलाने काटने का सिलसिला शुरू हुआ। ये महिला पुलिसकर्मियों को हम इसलिए जरूरी दिखाएंगे क्योंकि इन्हीं के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा था। इन्हीं के ऊपर साफ तौर पर इनकी यूनिफॉर्म को खींचने का काम, फाड़ने का काम और गाली देने का काम किया जा रहा था। यह पूरी गली को ब्लॉक किया गया है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है लोगों को परेशान किया गया, महिलाओं को टारगेट किया गया, गाड़ियों को जलाया गया। यह वह घर है जो आप देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस अपने आप को अंदर बचाने की कोशिश के लिए भागी, जहाँ पर तुलसी माता का पौधा यहाँ पर शुभ अंकित के तौर पर लगाया गया है, लेकिन इसे ही तोड़कर लोगों ने यहाँ पर पथराव किए। गाड़ियों की जहाँ पर आग लगाई गई, इन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, आगे पीछे हर जगह से इनके ऊपर पथराव किए गए। ये पहली, यह दूसरी गाड़ी और इस गाड़ी के अंदर एक छोटे से श्री गणेश की मूर्ति है। नागपुर में हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की तो पहले तो उन्होंने नागपुर पुलिस को जिम्मेदार ठहराया कि भाई नागपुर पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की, इसलिए हिंसा बढ़ गई। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि पत्थरबाजी क्यों हुई, तो स्थानीय लोगों ने सारा ठीकरा बाहरी लोगों पर फोड़ दिया कि बाहरी लोगों ने पत्थरबाजी की। एक बार स्थानीय लोगों को भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि इस घटना को लेकर पॉलिटिक्स कैसे हो रही। के शिकायत करना उचित था या पत्थरबाजी को आप जायज मान? नहीं, शिकायत किया है, थाने में बाकायदा कंप्लेंट की हुई है उसको लेके, लेकिन उस पर मतलब एक्शन ना होने की वजह से या लेट होने की वजह से सब इतना मामला हुआ है। अब ये नहीं देख रहे कि भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, ये होता ही नहीं जमा। कहाँ से शुरू हुआ? ये जमा क्यों हुए लोग? आपने कहा कि लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके मोहल्ले के लोग पत्थर लेकर नहीं निकले या उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की, बाहर के लोग आए, मुंह पे कपड़ा बांध के आए और पत्थरबाजी करने लगे? तो इसमें षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए? षड्यंत्र आप देखिए, इसको षड्यंत्र का नाम दीजिए। भावनाएं उनकी आहत हुई और उन लोगों ने जो किया, हम तो यहाँ रह रहे हैं, वो आप यहाँ रह रहे इसलिए आपने यहाँ पत्थरबाजी नहीं की, ऐसा है क्या? रहते तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये है ना कि जो आया वो इसी मकसद से आया था कि पत्थरबाजी करनी है। अब उसको तो पत्थरबाजी करना, उसका मकसद वही बता सकता है सर, हम तो नहीं बता सकते। तो हमने कंप्लेंट कर दी है। वही मैं कह रहा हूँ कि जिसने पत्थरबाजी की उसको जायज कैसे? पत्थरबाजी को जायज हम बोल ही नहीं रहे। नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हर चीज का एक प्लेन एक्सप्लेनेशन है। भावनाएं आहत हो, तो भावनाएं तो उनकी भी आहत हो गई जिनके गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति देखकर तुमने फोड़ दिया, फिर वो भी आगजनी करे, फिर तुम्हारी बढ़ के तुम करो, फिर वो करे, वो करे, इसी हिसाब से चलते रहो, देश में आग लग जाए तो फिर। और भावनाएं भड़कती हैं तो उसी के लिए ना कानून बना हुआ है भाई। किसी की भी किसी भी चीज पे भावना भड़क सकती है और 1 घंटे में नहीं हुआ तो हम जला देंगे, ये वाला पैटर्न क्या है भाई? व्हाट्सएप स्टेटस कैसे लगा दिया, भावना भड़क गई, गला काट, ये कौन सी भावना भड़क रही है भाई? भावनाएं सबके पास हैं,
भड़कने का हिसाब सबके पास है। ऐसा नहीं है कि एक अकेले वर्ग विशेष के पास बीपी जो है वो बढ़ने का टेका है, सबका बढ़ता है, लेकिन कानून से चलना है भाई, देश है। और नहीं कानून मानिएगा तो फिर आप ही का नुकसान है, जाइए जेल। फिर नागपुर हिंसा के सारे वीडियो मौजूद हैं, किस किस ने हिंसा फैलाई, बकायदा एफआईआर में नाम दर्ज है, वीडियो फुटेजेस हैं, सब कुछ सामने है। लेकिन बॉस, पॉलिटिक्स के चक्कर में इस देश के नेता अलग लेवल पर है। पप्पू यादव जैसे नेता वीएचपी और बजरंग दल को कोस रहे हैं, इन पत्थरबाजों को नहीं कोस रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शमशान भेजने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने नागपुर को जलाया, पुलिस पर हमला किया, उनके खिलाफ तो पप्पू यादव एक शब्द बोलने को तैयार ही नहीं है। सुनिए पप्पू यादव को। कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है। इन लोगों पर तो प्रतिबंध बैंड कर देना चाहिए आजीवन। जो हमेशा संविधान से ऊपर हो जाए, तो ऐसी संस्था, ऐसे व्यक्तियों को तो जगह जेल में या शमशाने में होना चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए देश की संप्रभुता से। सही बात है। इनका हिसाब यह है कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा था बजरंग दल, वीएचपी, उसको तो शमशान में होना चाहिए। मतलब मार देने की बातें कर रहे हैं एक तरीके से, इशारे। लेकिन जिन्होंने पत्थर चलाया, जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने दंगे भड़काए, उन लोगों के इनके हिसाब से चलिएगा तो उनको माला पहनानी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया दोस्त। यह इस देश की पॉलिटिक्स का हिसाब है। नागपुर में हिंसा का औरंगजेब से कनेक्शन साफ दिख रहा है, लेकिन इस मामले में खूब पॉलिटिक्स चल रही है। कल तक उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही थी कि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वो शौर्य का प्रतीक है। लेकिन अब उद्धव कह रहे हैं कि कब्र हटानी है तो हटाओ, साथ में कुछ शर्तें जोड़ दी उन्होंने। सुनिए नागपुर हिंसा पर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं। जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाई। नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना, चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। और नहीं, और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी? क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? यही हाल उनको महाराष्ट्र की करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। पॉलिटिक्स का आप लेवल देख लीजिए। मणिपुर में क्या समस्या है, यहां क्या हुआ है, दोनों को जोड़ दिए भाई। यह समझ का लेवल है। महाराष्ट्र में जैसे ही औरंगजेब की कब्र को हटाने का मुद्दा गरमाया, वैसे ही मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। भाई बिहार में चुनाव है, आरजेडी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि आरजेडी नेता मनोज झा औरंगजेब की कब्र खोदने को देश की कब्र खोदने से जोड़ रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब के बाद यूपी में सालार मसूद गाजी पर क्यों बवाल मचा हुआ है। देश में कोई भी दंगा और उसकी पड़ताल होगी, यही लोग नजर आएंगे। मैंने कहा ना, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके मिजाज की, महासागरीय चरित्र की, इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के आपकी नाकामियां नहीं छुपेंगी। एक्नॉलेज इट। इस देश में औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को हीरो बताने की होड़ लगी हुई। अलग अलग शहरों में यही पैटर्न दिख रहा है। नागपुर में औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया तो बहराइच में एक और विदेशी आक्रांता को हीरो मानकर हर साल मेला लगता है। यूपी के बहराइच की तस्वीरें देखिए। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र पर लगे मेले में हजारों की भीड़ उमड़ आई, जबकि सैयद सालार मसूद गाजी 11वीं सदी का एक खूंखार हत्यारा था। 11वीं सदी का गाजी लुटेरे दरिंदे गजनवी की सेना का सेनापति था। गजनवी गाजी ने मिलकर सोमनाथ मंदिर को लूटा, हजारों हिंदुओं को मारा। उसी मसूद गाजी की मकबरे पर हर साल मेला लगता है।
तब इतिहास के पन्ने जो हैं वो क्यों खोले जा रहे हैं, एक आक्रांता को, हत्यारे को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर किसी ने कह दिया औरंगजेब की कब्र की क्या जरूरत है, हटाओ उसको, ना इतिहास की बात मत करो, वर्तमान में रहो, यह हो सकता है इतिहास की बात करो। और ऐसे आक्रांता को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, सूफी बताया जाता है। यह सोचने वाली बात है कि सालार गाजी जैसे क्रूर सेनापति हीरो कैसे बन गया। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर संभल में भी हर साल नेजा मेला लगता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं। इसी तरह से अब बहराइच में लगने वाले मेले पर भी रोक लगाने की मांग हो रही है। एक बार सुनिए। अगर संभल में मजार पर जो वहाँ मेला लगता है, अगर उसको बंद किया जाता है तो बहराइच में भी सैयद सालार मसूद गाजी का मेला जो लगता है उसको बंद करना चाहिए। वहाँ जो मजार लगा हुआ है उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। जो लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों के नाम पे किसी भी आयोजन को नहीं होना चाहिए हमारे देश और प्रदेश में। तो ये जो सियासी जंग है वो एक तरीके से चल रही है, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। बिहार चुनाव के पहले नीतीश नहीं, पूरा खेल पलट गया। लालू तेजस्वी सब जेल जाएंगे। ईडी ऑफिस में लालू यादव के साथ आज ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। बिहार में कांग्रेस का वो प्लान जो लालू तेजस्वी का केजरीवाल वाला हाल कर देगा क्या, अब इसका चक्कर। बिहार में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं और आरजेडी समेत पूरा विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। लेकिन बॉस, यहां तो खेल ने पलटी मार दी, क्योंकि कहां तो नीतीश कुमार के पलटने की चर्चाएं चल रही थी, अब अचानक से चर्चा यह हो रही है कि क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सब जेल में चले जाएंगे क्या। वैसे तो लालू परिवार के लिए मुसीबत नई नहीं है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार ऑलरेडी घिरा हुआ है और इसी केस में आज लालू यादव से फिर पूछताछ हुई है। ईडी ने लालू यादव समेत उनके पूरे परिवार पर ऐसा शिकंजा कसा है कि लालू यादव को समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निकला कैसे जाए, कहीं जेल जाने की नौबत ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत एक बार फिर 180 डिग्री घूम जाएगी। लालू यादव जेल चले गए तो चुनाव से ठीक पहले आरजेडी का भट्टा बैठ जाएगा बॉस। लालू यादव के जेल जाने से आरजेडी का वोट बैंक खिसक सकता है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सियासत खत्म हो सकती है। आरजेडी का दोबारा सत्ता में आने का सपना टूट सकता है। ऊपर से बिहार में कांग्रेस ने भी आरजेडी की नींद उड़ाई हुई है, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस बिल्कुल दिल्ली वाला गेम खेलने की तेवर में। मतलब जैसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का हाल खराब किया था, वैसा ही खेल बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ कर सकती है। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप आरजेडी की करंट सिचुएशन को समझिए, क्योंकि आज भले ही लालू से पूछताछ हुई है, लेकिन कल को उन्हें भी जेल हो सकती है। लैंड फॉर जॉब के केस में लालू यादव के जेल जाने के कितने चांस हैं, यह आगे बताऊंगा। उससे पहले देखिए, जब आज लालू प्रसाद यादव ईडी ऑफिस पहुंचे तो हुआ क्या क्या। भाई, लालू यादव आज सुबह 11 बजे, ये तस्वीर देखिए, पटना में ईडी दफ्तर पहुंचे थे। जब तो वहां पहले से ही सैकड़ों की तादाद में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए थे। जैसे ही लालू यादव की गाड़ी पहुंची ईडी दफ्तर के बाहर, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती भी ईडी ऑफिस पहुंची थी। ईडी दफ्तर में अंदर जाने से पहले लालू यादव ने कुछ देर रुककर मीडिया के कैमरों के सामने पोज भी दिया और फिर मीसा भारती के साथ दफ्तर के अंदर चले। लालू यादव से ईडी ने 4 घंटे पूछताछ, 4 घंटे। ईडी अधिकारियों ने सबसे पहले लालू यादव का हालचाल पूछा। लालू यादव भी नहीं सोचे होंगे कि इतना बढ़िया ट्रीटमेंट अंदर मिलेगा। उनसे पहले पूछे सब ठीक है ना। फिर केस से जुड़े कई सवाल पूछे। सुबह 11 बजे शुरू हुई पूछताछ, 3 बजे तक चली। इस दौरान ईडी ने लालू यादव को लंच ब्रेक भी दिया, जिसमें लालू यादव ने सत्तू खाया, जो राबड़ी देवी ने घर से भिजवाया, और इसका वीडियो भी सामने आया। ये देखिए, प्लास्टिक में सत्तू गया अंदर। करीब 3 बजे मीसा भारती के साथ लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले, लेकिन मीडिया कैमरों को इग्नोर कर दिया। ये तस्वीर उनके बाहर आने की। मीडिया ने सवाल पूछे तो हाथ हिलाकर मना कर दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। अब लालू यादव से हुई पूछताछ को आरजेडी पॉलिटिकल एंगल दे रही है। कह रही है कि लालू यादव से ईडी की पूछताछ इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले। सुनिए आरजेडी नेता शक्ति यादव क्या कह रहे हैं, फिर आपको आरजेडी की बौखलाहट की वजह बताता हूं। बिहारियों के खिलाफ भाजपा की पीड़ा जग जाहिर पहले से है, और मैं जानता हूं कि बिहारियों के प्रति जो नफरत है ना, वो डीएनए वाली शब्द आज भी याद है, जो गाली दी गई थी। इस पूरे मामले को अब चुनावी संबंध देखिए। अच्छा, जब चुनाव आता तब संबंध, 19 में चुनाव तब संबंध, 20 में चुनाव तब संबंध, 24 में चुनाव तब संबंध। आप 1 साल पहले देखा ही था संबंध पे संबंध 25 आ गया। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बड़ा वोटों का जो
मतदाताओं का जो गोलबंदी की पहाड़ है ना, एनडीए उससे परेशान है। तो चुनावी संबंध, लेकिन इस चुनावी संबंध का जवाब तो चुनावे में मिलेगा। लालू यादव मीडिया फ्रेंडली हैं, हाजिर जवाब हैं, कभी भी सवालों से नहीं भागते। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत कुछ कह रही थी। अब ये समझिए कि लालू यादव जैसे माहिर नेता इतने परेशान क्यों दिखे। लालू यादव भले ही राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव ना हो, अपनी पार्टी के लिए भी फैसले वो खुद ना लेते हैं, पार्टी की कमान भी भले तेजस्वी यादव के हाथ में दे रखी है, लेकिन बिहार की सियासत ऐसी है जिस पर लालू यादव का इफेक्ट साफ दिखता है। ऐसे में अगर लालू यादव जेल चले गए तो आरजेडी के लिए बड़ा सेटबैक हो जाएगा। लालू यादव के जेल जाने से क्या असर हो सकता है उसे आपको समझा देता हूं। बिहार में पिछली बार 28 अक्टूबर 2020 में विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे और चुनाव से ठीक पहले 9 अक्टूबर 2020 को लालू यादव को जमानत मिली। 2020 में लालू यादव को जमानत मिलने का सीधा असर विधानसभा चुनावों में दिखा था और आरजेडी के पक्ष में ऐसा माहौल बन गया कि आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव को यही चिंता सता रही हो कि अगर चुनाव से ठीक पहले लालू यादव जेल चले गए तो आरजेडी की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए तेजस्वी यादव अब एजेंसीज पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद लालू यादव के जेल जाने के कितने चांस हैं ये भी बताता हूं। अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आपको लगता है कि आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या। तेजस्वी यादव इसलिए भी भड़के हुए हैं क्योंकि लैंड फॉर जॉब केस में सिर्फ लालू यादव ही नहीं फंसे, बल्कि पूरी फैमिली पर नौकरी के बदले जमीन लेने का केस चल रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो ये केस होता क्या। अरे पॉलिटिक्स में आप नहीं होते तो फिर किसी को नौकरी देने की स्थिति में भी तो थोड़ी होते। यही तो आरोप है कि आप ऐसी पोजीशन पे थे कि नौकरी के बदले जमीन ले ली। नहीं होते पॉलिटिक्स में, कुछ नहीं होते तो ना किसी को नौकरी देते ना आरोप लगता। लालू यादव से आज पूछताछ हुई, लेकिन कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप से भी ईडी ने इसी केस में पूछताछ की थी। राबड़ी देवी और तेज प्रताप से भी ईडी ने 4-4 घंटे पूछताछ की थी, तब भी मीसा भारती ईडी दफ्तर में मौजूद थी। अब उस लैंड फॉर जॉब केस के बारे में भी आपको याद दिला देता हूं, जिसमें पूरी लालू एंड फैमिली फंसी हुई। आरोप है कि यूपीए कार्यकाल के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब 2004 से 2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई के मुताबिक नौकरी देने के बदले लालू यादव ने 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते में या बिना कुछ दिए ही हासिल कर ली। लालू यादव पर आरोप है कि इस घोटाले में उन्होंने केवल बिहार के ही लोगों को नौकरी दी और करीब 4 करोड़ की जमीन को सिर्फ 26 लाख रुपए में अपने या अपने परिवार के नाम पर करवा लिया। इस केस के आरोपियों में लालू परिवार के 5 सदस्य, खुद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और हेमा यादव भी शामिल हैं। अब 16 साल पुराने केस में ईडी एक बार फिर एक्टिव हुई है और लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ कर चुकी है, जिसे आरजेडी बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही और बीजेपी कह रही है कि जो लूटा है वो तो लौटाना पड़ेगा। गिरिराज सिंह को एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा इस केस में लालू यादव के जेल उनको जाना पड़ सकता है या नहीं। कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री, बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार में। बीजेपी अगर कह रही है कि लालू यादव ने जो किया है उसका फल भी भुगतना पड़ेगा, तो ये ऐसे ही नहीं कह, क्योंकि लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव पर जो धाराएं लगी उसमें अगर लालू यादव दोषी साबित हो गए तो उन्हें उम्र कैद तक हो सकती है। इस केस में आपराधिक साजिश रचने की धारा 120B लगी है, जिसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है। मूल्यवान दस्तावेजों के साथ जालसाजी की धारा 467 लगी है, इसमें भी उम्र कैद हो सकती है। धोखाधड़ी से किसी की संपत्ति हड़पने से जुड़ी धारा 420 लगी है, जिसमें 7 साल जेल का प्रावधान है। छल के मकसद से जालसाजी की धारा 468 भी ठोक दी गई है, जिसमें 7 साल तक की कैद का प्रावधान। यानी अगर इस केस में लालू यादव पर आरोप साबित हो गए तो लालू यादव के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे
और उन्हें पूरी उम्र भी जेल में बितानी पड़ सकती। तेजस्वी यादव एक तरफ लालू के जेल जाने की आशंका से घिरे, दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरजेडी के लिए मुसीबत बढ़ा दी। लग रहा है कि बिहार में लालू तेजस्वी का केजरीवाल वाला हाल हो सकता है। कांग्रेस ने बिहार में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया और राजेश कुमार को बागडोर सौंप दी। राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं। राजेश कुमार औरंगाबाद की एससी आरक्षित सीट कुटुंबा से विधायक है। 2015 में वो पहली बार कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे और 2020 में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। कांग्रेस ने राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। जबकि देखा जाए तो कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि बिहार में दलित वोटों पर आरजेडी की अच्छी पकड़ है। इसके बाद भी कांग्रेस ने राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि राज्य में अपने अस्तित्व के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे यह संदेश जाए कि अब उनकी पार्टी को बिहार में लालू यादव के साए में रहना पसंद नहीं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने पलायन रोको नौकरी दो नाम से पदयात्रा भी वहां शुरू की है। इस यात्रा की कमान अनौपचारिक रूप से कन्हैया कुमार को सौंप दी गई थी, जबकि कन्हैया कुमार और आरजेडी में 36 का आंकड़ा चलता है। यानी कांग्रेस अगर वहां पर मजबूत हुई तो हो सकता है कि ज्यादा सीट मांगे और ऐसे में आरजेडी का नुकसान हो जाए। तो क्या कांग्रेस केजरीवाल वाला हाल बिहार में करेगी लालू तेजस्वी का? वक्त बताएगा। फिलहाल महीनों से जिस पल का इंतजार था, जिस शुभ घड़ी का इंतजार था, पूरी दुनिया ये इंतजार कर रही थी, जिस सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की राह सब देख रहे थे, आज आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ। सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौट आई हैं। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए सुनीता विलियम्स ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष से धरती पर वापसी का सफर भी आसान नहीं रहा। कई बार उनकी अंतरिक्ष से वापसी टली भी, और आज जब वो धरती पर लौटी तो उनके इस सफर में क्या क्या चुनौतियां आई उसकी पूरी डिटेल आगे बताऊंगा। पहले सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी की एक झलक देखिए। From our recovery. You're looking at 800 meters. A live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around, back on Earth. And splashdown, Crew 9 back on Earth. Vic, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से पृथ्वी तक आने का सफर सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स ने करीब 17 घंटे में पूरा किया। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3:27 पर सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में। ड्रैगन कैप्सूल के धरती पर पहुंचते ही कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। समंदर में उतरने से ठीक पहले यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:24 पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले इस तरह से, और फिर रफ्तार कम होनी शुरू। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। जिस समय स्पेसक्राफ्ट समंदर में उतरा उसके चारों तरफ डॉल्फिन्स चक्कर लगाती भी नजर आई, मानो वो भी सुनीता विलियम्स और दूसरे एस्ट्रोनॉट, ये देखिए डॉल्फिन्स तैर रही हैं, वो भी मान लीजिए वेलकम करने पहुंची। नासा के कंट्रोल रूम में बैठे स्पेस साइंटिस्ट भी डॉल्फिन्स को देखकर हैरान हो गए। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब वो धरती पर पहुंचे थे। इस दौरान स्पेस एक्स का रिकवरी शिप ड्रैगन कैप्सूल के पास पहुंच गया, जो कि लैंडिंग साइट से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर रुका हुआ था। रिकवरी शिप ने ड्रैगन कैप्सूल को रस्सियों की मदद से शिप पर चढ़ाया। ये देखिए, वो वहां समुद्र में उतरा, उसके बाद उसको खींच के ऊपर जो है वो चढ़ा लिया। इसके बाद साफ पानी से ड्रैगन कैप्सूल को पहले धोया गया। काफी देर तक उस पर पानी की बौछार होती रही। ये देखिए, एस्ट्रोनॉट्स के बाहर निकलने से पहले रिकवरी क्रू ने स्पेसक्राफ्ट की सफाई की। इसके बाद ड्रैगन कैप्सूल का दरवाजा खुला और पूरी दुनिया को धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स और दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की पहली झलक देखने को मिली। उन्होंने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। फिर वो घड़ी भी आई जब 9 महीने से ज्यादा वक्त तक स्पेस में फंसी रही सुनीता विलियम्स स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकली। ये देखिए, ये वो लम्हा था। 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद धरती पर वो लौटी हैं और उनके लिए खड़ा होना भी बहुत मुश्किल काम है बॉस, क्योंकि वहां तो
हवा में आप तैरते रहते हैं। 9 महीने से बताइए उनकी हालत यह है कि वो तैर ही रही है, इस तरह की हालत। सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सही सलामत धरती पर लौट आई हैं, लेकिन अंतरिक्ष से धरती तक का उनका सफर किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा, क्योंकि स्पेस से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स को लेकर आ रहा ड्रैगन कैप्सूल आग के गोले में बदल गया था। यह तस्वीर देखिए। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से नासा के कंट्रोल रूम से उसका कम्युनिकेशन भी पूरी तरह टूट गया। हालांकि किसी भी स्पेस मिशन में यह पड़ाव जरूर आता है, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब स्पेसक्राफ्ट गुजरता है तो वो वायुमंडल से रगड़ खाने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में आज ड्रैगन कैप्सूल का टेम्परेचर भी 1650 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इतना अधिक टेम्परेचर होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट का कम्युनिकेशन 7 मिनट के लिए नासा के कंट्रोल रूम से पूरी तरह टूटा रहा। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यान से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। लोगों की धकधकी बढ़ गई, भाई कि क्या हो रहा है। लेकिन इस चुनौती को भी पार करते हुए स्पेसक्राफ्ट ने समंदर में सफल लैंडिंग की। यह चुनौती कितनी मुश्किल थी, इसके लिए इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब ड्रैगन कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस स्टेशन से रवाना होने की तैयारी कर रहा है। स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल नया और साफ नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर ड्रैगन कैप्सूल की धरती पर पहुंचने की बाद की आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर देखिए, इसमें वो बुरी तरह जला हुआ नजर आ रहा है। बाहर की परत पूरी तरह जल चुकी है और कई जगहों पर तो अंदर का मेटल नजर आ रहा है। इतनी बुरी तरीके से उसमें आप समझिए टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये हालात हो गए थे और उसके बाद सुनीता विलियम्स बाहर आई। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी आपको एक चीज की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप की करनी होगी कि उस आदमी ने कहा था कि मैं बचा कर लाऊंगा तो लाऊंगा। उन्होंने कहा कि भाई उसने तो जो बाइडन ने वहां भेज के छोड़ दिया है। उन लोगों के उनका मूड ही नहीं था कि भाई सुनीता विलियम्स को लाना है, कि वहां रहे, अब नहीं आ रही तो नहीं आ रही। लेकिन ट्रंप ने चुनाव में वादा किया और सुनीता विलियम्स को लेकर वापस आए। लेकिन एक और बड़ी खेल खुद पंजाब में केजरीवाल की सरकार खत्म करने में जुट गई। अचानक से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर पंजाब पुलिस का तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। पंजाब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को जबरन हटा दिया। किसानों के कैंप और स्ट्रक्चर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। शंभू बॉर्डर पर बीचों बीच बनाया गया मंच भी पुलिस ने तोड़ दिया है। करीब 50 किसानों को पंजाब पुलिस ने डिटेन भी किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के इस एक्शन के बाद हलचल तेज हो गई है। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि किसानों पर बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार का कहना है कि बॉर्डर बंद होने से पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, पंजाब के लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन सवाल तो है कि यह बात इन्हें पहले क्यों नहीं समझ में आई। जब किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा था तो यही केजरीवाल के लोग वाईफाई लगवा रहे थे। आज पंजाब के बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर से इन लोगों को हटाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे थे किसानों से, मोदी किसान विरोधी थे। ये लोग किसान समर्थक हैं, समझे। थोड़ा सा ब्रेक।